डिस्क्लेमर, मेरे गले की बैंड बज चुकी है और आवाज तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगी, तो फिलहाल के लिए कुछ दिनों तक अपने कान को बचा लेना और मेरी आवाज को झेल लेना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ युनशी के आंट को दिखाया जाता है, जो कि अकेले यहाँ पे बैठी थी और चांद को देख रही थी। तभी पीछे से युनशी आता है और उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि आंट, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही है। अब यहाँ लिटिल शी यानी कि शाओ जी को देखकर उसकी आंट भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि आखिर वो रात के इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उससे पूछ ही लेती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और प्रिंसेस कहाँ है। जिस पर युनशी बताने लगता है कि वो तो कब का गहरी नींद में जा चुकी है और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ताजी हवा लेने आया हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। जिस पर वो बताने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पे खुले आसमान में तारों को देखने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर ना युनशी को रियलाइज होता है कि हाँ, काफी अरसा हो चुका है जब उसकी आंट और वो दोनों ने साथ में वक्त ना बिताया हो और ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को ना देखा हो। अब वो कहने लगता है कि सच में काफी अरसा हो गया ना। अब ऐसे यहाँ पे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, तारों को देखते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जो एम्परर थे वो कहने लगते हैं कि युनशी एक बात बताओ, मैंने सुना कि 7 नेशन के बीच में जो टूर्नामेंट होने वाली है तुम उसमें एंटर होने वाली हो और जो कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में होगा और वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, तुम अच्छे से जानते हो ना ये बात। अब यहाँ पे ये सुनकर ना युनशी समझ आता है कि उसके जो फादर इन लॉ है उसे इसकी फिक्र हो रही है। तो वो सबसे पहले कांगन्यू की तरफ देखता है और जिसके बाद उसका हाथ थामते हुए अपने फादर इन लॉ से कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि अब तो सब कुछ सेटल हो चुका है, लेकिन फिर डिवाइन फिनिक्स सेक्ट कभी भी इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला कि कहीं ना कहीं मैं उनकी प्रोफाउंड वेन से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं उनके गुस्से का सामना मुझे आज नहीं तो कल करना ही होगा। मैं खुद शांति चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि मुसीबत कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली और अब तो मेरी आदत बन गई है इनसे डील करने की। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं लाख कोशिश कर लूँ, इस बार तो मेरे पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेहतर ये नहीं कि मैं खुद जाके उसका सामना करूँ, मैं इस चुनौती का सामना करूँ। और जब सेक्रेड ग्राउंड्स और जो 7 नेशन के जो लोग हैं, जब ये सभी लोग एक मंच पे इकट्ठा होंगे तो इससे बेहतरीन मौका और कौन सा होगा। यही सबसे बेहतरीन मौका है जब मैं सबके सामने सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर एम्परर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहने लगता है कि पर वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि ब्लू माइंड जो अब है ना, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये पहले से और ज्यादा कमजोर हो चुका है और हमारा ब्लू माइंड एम्पायर इतना ज्यादा कमजोर है शायद तुम्हें बैकअप भी ना दे पाए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन भी होगा जो कि तुम्हारी मदद कर पाए। एम्परर बहुत ज्यादा निराश थे, लेकिन तभी युनशी से कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अब तो हम सब फैमिली है ना, तो मैं यहाँ पर हम सब के लिए जा रहा हूँ और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। ये सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते हैं कि बहुत अच्छी बात कही है तुमने बेटा, लेकिन तुम जानते हो ना कि हार और जीत से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सही सलामत हमारे पास वापस आ जाओ और हम लोग साथ मिलकर जिंदगी गुजारे। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की जो पैलेस मिस्ट्रेस है उनकी तरफ से एक मैसेज आ जाता है। ये सुनते साथ ही एम्परर इमीडिएटली उस क्रिस्टल को अपने पास लेते हैं और यहाँ पे जो पैलेस मिस्ट्रेस है वो बताने लगती है कि युनशी जो कि ब्लू वाइन से बिलोंग करता है उसे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की मिस्ट्रेस उसके साथ एक इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कशन करना चाहती है और इसीलिए उसने युनशी को इनवाइट किया है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो कांगन्यू है ना वो युनशी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जो पैलेस मिस्ट्रेस है जिसका नाम गोंग यूशियान है, जिसके और युनशी के बीच में बैटल भी हुई थी जो लिटिल फेरी ही है उसके लिए। और यहाँ पे तभी जो एम्परर है वो याद दिलाते हैं कि मैंने सुना था कि तुम दोनों के बीच में एक छोटी सी झड़प हुई थी, तो मेरे ख्याल से इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, क्या पता वहाँ जाकर तुम्हारे लिए इन लोगों ने कोई चाल बिछा के रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम अकेले और ये तुम पे हमला कर दे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो लोग इस हद तक जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पे उनकी बात सुनकर युनशी से कहने लगता है कि मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि अगले 1 महीने के अंदर तक, कि मैं अगले 1 महीने के अंदर वहाँ उनके सामने पेश हो जाऊंगा। अब यहाँ पे गाइस 1 महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रोजन इमॉर्टल क्लाउड पैलेस के अंदर युनशी पहुंच चुका था और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल जो पैलेस मिस्ट्रेस है उसके सामने खड़ा था और तभी कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। वैसे मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। जिस पे जो पैलेस मिस्ट्रेस है वो भी कहने लगते है कि हाँ, और मुझे भी नहीं लगा था कि तुमने जैसा वादा किया है तुम वादे के मुताबिक यहाँ आओगे। अब यहाँ पे इसकी ये बात सुनकर युनशी कहने लगता है कि आफ्टर ऑल आप एक एल्डर हैं, तो मैं आपकी इन्विटेशन को कैसे ठुकरा सकता था। और दूसरी बात, जब तक यूचैन को मैं सही सलामत देख नहीं लेता तब तक मेरी नजर में आप गुनहगार हो और आपको इसकी सजा मैं बार बार देता रहूंगा। अब जिस पे वो थोड़ी गिल्टी फील करती है और कहने लगती है कि हाँ, जो भी इससे पहले हुआ ना शायद उसमें पूरी तरीके से तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन वो दूसरा मैटर है और इस वक्त हम यहाँ पर किसी और मैटर पे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं, क्योंकि जो ग्रैंड पैलेस मास्टर है वो तुमसे मिलने के इंतजार में है। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है और साथ में जो किंग यू है यानी कि फेरी किंग यू उसे भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ रही हो। फेरी किंग यू, युनशी और जो पैलेस मास्टर्स थे ये तीनों पहुंच जाते हैं ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस के पैलेस के अंदर, जो कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर ही मौजूद है, जिनका नाम फेंग कियान हुई है, जो कि पीक एम्परर प्रोफाउंड रियलम पे है। और ये असल में जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस है ना इसकी ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस है और जो गोंग यूशियान है ना वो असल में इसी के डिसाइपल है। जैसे कि फेरी किंग यू
उसके डिसाइपल है और यूनशिया वो भी इसके डिसाइपल थी, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे वो आते साथ अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देती है। अब पैलेस मिस्ट्रेस के साथ साथ जो यहाँ पे कांग यू थी ना, वो भी उन्हें रिस्पेक्ट देती है। अब इन सारी चीजों को देखकर ग्रैंड पैलेस मास्टर कहने लगते हैं कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग नॉर्मली बातचीत कर सकते हो। और तभी यूनशी की तरफ उसकी नजर जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हो वो यूनशी। अब जिस पे जैसे ही यूनशी हाँ में जवाब देता है ना, तो इमीडिएटली उनका चेहरा सिकुड़ जाता है और वो उसके ऊपर काफी सारे काउंटर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पे एक भी अटैक उसको ठीक से डैमेज नहीं कर पाता, जिसके चलते यहाँ पे किंग और पैलेस मिस्ट्रेस दोनों साइड हो जाती है। और तभी यहाँ पे जो ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट करती है और एक बैरियर को बना देती है। और अब काफी सारे आइस लोटस के जरिए से यूनशी के ऊपर हमला हो जाता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे इमीडिएटली जो किंग थी ना, वो उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मास्टर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। किंग को यूनशी की फिक्र हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यूनशी हवा में जंप करते साथ ही उन सारे आइस लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक एक करके जितने भी इसके रास्ते में आते जाते हैं ना, सबको वो वहीं पर नाकाम कर देता है। अब यहाँ सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद यूनशी एट द एंड उस बैरियर को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ से खुद को बाहर ले आता है। अब यहाँ जैसे बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इवन की जो पैलेस मिस्ट्रेस थी यानी कि रानी किंग की मास्टर, वो तक हैरान थी और वो कहने लगती है कि पर कैसे। अब तभी यहाँ पे यूनशी की काबिलियत को देखकर ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस वो उसकी तारीफ करती है और कहने लगती है कि क्या बात है, अभी सही इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर को होल्ड करना और अर्थ फेस के मिस्टिज्म स्टेज तक को अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। और जो तुम्हारा टाइटल है ना, ब्लू वाइन की हिस्ट्री का सबसे कमाल का जीनियस, मुझे लगता है कि ये कोई रूमर नहीं है, ये बात सच है और आज तुमने इस बात को साबित कर दिया। ये सुनते साथ ही यूनशी कहने लगता है कि आपका शुक्रिया इतनी ज्यादा तारीफ के लिए, लेकिन ये टाइटल तो मुझे लोगों ने दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है और ना ही मैं इस टाइटल को डिजर्व करता हूँ, मुझे तभी और आगे जाना है। अब ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस कहने लगती है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिस हिसाब से तुम्हारी इस वक्त की पोजीशन है, तुम चाहते थे इजीली मेरे इस इन्विटेशन को नकार सकते थे और यहाँ पे नहीं आ सकते थे, तुम ठुकरा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी जब तुम पर कोई भी फोर्स नहीं था, कोई भी दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर नॉर्थ तक इतनी दूरी तक ट्रैवल करके आए हो और मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों। अब यहाँ पे ये सुनकर ना यूनशी सोच में पड़ जाता है, कहने लगता है कि वेल बात ये है कि तभी वो यहाँ पे किंग यू की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इट्स सिंपल, क्योंकि किंग यू फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के डिसाइपल है, भले ही नाम के ही सही, लेकिन हम है तो हस्बैंड एंड वाइफ ना। तो अगर मैं अपनी बीवी के उसके अपने पैलेस के इन्विटेशन पे अगर नहीं आता, तो मुझे डर था शायद यहाँ की सिचुएशन उसके लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती। लोग क्या सोचते यार कि उसका हस्बैंड उसके बुलाए गए पैलेस के इन्विटेशन पे नहीं आया, तो वो क्या सामना करती लोगों का। ये सुनते साथ ही वही पैलेस मिस्ट्रेस आगे आती है और कहने लगती है कि हमारे ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस के आगे ऐसे बकवास मत करो, समझे। ये सुनकर पैलेस मास्टर उसे रोकती है और कहने लगती है कि यूनशी, एक बात तो मैं मान गई कि तुम्हारे बारे में जो मैंने सुना था कि तुम लॉयल्टी और अफेक्शन दोनों को अपने दिल से बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, उनकी अहमियत को तुम समझते हो और आज मैंने देख भी लिया। अब उसकी बातें सुनकर जैस्मिन कहने लगती है कि एक बात बताऊं, न जाने क्यों इस बुढ़िया की बातों में ना मुझे कुछ काला नजर आ रहा है। अब तभी वो आगे यूनशी को बताने लगती है कि तुम ऑलरेडी हमारे जो पैलेस का कोर प्रोफाउंड आर्ट है, फ्रोजन क्लाउड आर्ट, इसे पोजेस करते हो। कि मैंने सही कहा ना? यूनशी हमें जवाब देता है तो वो कहने लगती है कि एक सेक्ट का प्रोफाउंड आर्ट एक सेल का कोर होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी सोल की तरह, और किसी बाहरी को इसे सिखाना या फिर चुपके से इसका सीखना, दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये सुनकर यूनशी कहने लगता है कि आखिर आप क्या चाहती है कि मैं क्या करूँ। जिस पे वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझे अलाउ करो कि मैं उस फ्रोजन क्लाउड आर्ट को तुम्हारे अंदर से निकाल के डिस्ट्रॉय कर दूं, या फिर। अब ये सुनते साथ ही यूनशी सबसे पहले तो किंग की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट है ये मुझे यूशन से मिला है और ये मेरे पास आखिरी जरिया है कि जिसके जरिए से मैं इसका पता लगा सकता हूँ, तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि जीते जी मैं कभी भी पहले ऑप्शन को तो चूज नहीं कर सकता। अब ये सुनते साथ ही जो ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस है वो कहने लगती है कि ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें हमारे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को ज्वाइन करना होगा, हमारे सेक्ट का डिसाइपल बनना होगा। ये सुनकर यूनशी खुद भी हैरान हो चुका था। सबसे ज्यादा हैरान तो यहाँ पे पैलेस मिस्ट्रेस थी और वो कहने लगती कि मास्टर। अब तभी यहाँ पे हम किंग को देख पाते हैं जो कि खुश थी और वो यूनशी के पास आके खड़ी हो जाती है। अब तभी यहाँ पे जो ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस है वो यहाँ पैलेस मिस्ट्रेस को चुप करा देती है, यानी कि यूनशियान को। अब तभी यहाँ पे यूनशी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका जो पैलेस है ये तो सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता है ना, तो फिर मुझे क्यों। जिस पे वो बताने लगती है कि हमारे पैलेस का जो रूल है जो कि मैन एंड वुमेन को एक दूसरे से सेपरेट करता है, ये इसलिए नहीं कि जो डिजायर्स है वो हमारे कल्टिवेशन को रूल करता है, बल्कि इसके पीछे का जो असली रीजन है वो ये कि जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट है वो सिर्फ वर्जन के वाइटल यीन से ही पास होता है। अब जैसे वर्जन का वर्ड सुनता है ना यूनशी, तो वो सबसे पहले यहाँ किंग की तरफ देखता है, जो यहाँ अपना चेहरा नीचे कर लेती है और यूनशी को सारी बात समझ आ जाती है। तभी ग्रैंड पैलेस मास्टर आगे बताने लगती है कि जो तुम्हारा केस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी ये जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट है इसे यूशन के द्वारा तुमने प्राप्त कर लिया है, और जो हो गया सो हो गया, और अब से तुम बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो चुके हो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से, और तुम्हें हमारे इस पैलेस के साथ ज्वाइन कराना बस ये जो कनेक्शन है इसे और ज्यादा डीपली कनेक्ट करता है और इसे ऑफिशियल बनाता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर यूनशी
यूनशी कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा। तभी यहाँ पे पैलेस ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ तो बताओ आखिर तुम्हारी चॉइस क्या है। अब ये सुनकर यूनशी सोचने लगता है। अब तभी जैस्मिन कहने लगती है कि क्या तुम सोच रहे हो, ये मत कहना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम सच में इन्हें ज्वाइन नहीं करने वाले है ना। जिस पे यूनशी उससे कहने लगता है कि जरा इमेजिन करो एक पूरा का पूरा सेक्ट है जहाँ पर हैंडसम लोग भरे हुए हैं, सारे के सारे मर्द है और वो तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं अपने सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए, और सिर्फ तुम ही इतने सारे हैंडसम लोगों के बीच होगी, तो बताओ क्या तुम मना कर दोगी। जस्ट बे जैस्मिन कहने लगती है कि लड़कों को तो पता नहीं, लेकिन अगर मुझे वहाँ से कुछ फायदा हासिल होगा तो ही मैं जाऊंगी। अब तुम खुद सोच के बताओ तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, इनके पास तुम्हें ऑफर करने लायक कुछ है भी नहीं। जिसमें यूनशी कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन शायद तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं। तभी वो ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस से कहने लगता है कि वैसा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पे उसे बताया जाता है कि कुछ भी खास नहीं, तुम्हें ना तो यहाँ पे रहना होगा हमेशा के लिए, ना ही तुम्हें हमारे सेक्ट के रूल्स को फॉलो करना होगा, तुम्हें बस 3 चीजें करनी होगी। जिस पे यूनशी कहने लगता है कि क्या सच में। अब जिस पे वो कहने लगती है कि पहला, मैंने सुना है कि जो स्वॉर्ड रीजन है ना वहाँ पे जो लिंकन है उसने तुम्हें इन्वाइट किया था अपने डिसाइपल के रूप में, है ना। ये सुनकर तो यहाँ पे जो पैलेस मिस्ट्रेस है वो भी थोड़ी सी शॉक्ड थी, और तभी यूनशी कहने लगता है मन में कि आखिर कैसे, उसे इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, और आखिर ये लोग इस बात को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है। क्या फ्रोजन क्लाउड पैलेस और जो स्वॉर्ड रीजन है इनके बीच में कुछ हिस्ट्री रही है पास्ट में। जिस पे यूनशी फिर कहने लगता है कि हाँ ये बात सच है। ये सुनते साथ ही वो एक लंबी सांस लेती है और कहने लगती है कि अगर ये सच है तो फिर एक बात याद रखना, एक बार तुम सैक्रेड ग्राउंड में एंटर हुए ना तो तुम एब्सोल्यूट मोनार्च सेनेचुरी, सुप्रीम ओशन पैलेस, सन मून डिवाइन हॉल, इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कभी भी तुम माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में ज्वाइन नहीं करोगे और ना ही उनके आसपास भटकोगे। यूनशी पूछने लगता है कि पर क्यों। जिस पे वो बताने लगती है कि ये हमारे एक एंसेस्टर कमांड की तरह है, जैसे कि मू बिंग युन ने छोड़ा था अपने पीछे, और जब सही वक्त आएगा मैं इसके पीछे का जो असली रीजन है उसे अच्छे से तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना जान लो तुम वहाँ नहीं जा सकते, ना ही उनके साथ तुम कोऑपरेट करोगे। यहाँ पे तभी वो कहने लगता है कि ठीक है, और आपकी दूसरी इच्छा क्या है। जिस पे वो बताने लगती है कि अगर कभी फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस किसी बहुत बड़े क्लैमिटी का सामना करता है तो एज अ डिसाइपल होने के नाते तुम अपनी ड्यूटी को जरूर निभाओगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बात से मुकरोगे नहीं। अब ये सुनते साथ ही यूनशी आगे आता है और कहने लगता है कि अगर मैं फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को ज्वाइन करता हूँ तो एज अ डिसाइपल होने के नाते ये तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना। अब तभी जो फ्रोजन इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्ट्रेस है ना वो इमीडिएटली किंग यू की तरफ देखती है और कहने लगती है कि ये हमारे इस पूरे के पूरे फ्रोजन इमोर्टल क्लाउड पैलेस की फ्यूचर है, और इसके लिए अगर इसकी ग्रोथ में कोई भी बाधा बनता है ना, कोई भी अगर इसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो मैं कभी भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये बात समझ पा रहे होगे। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों नाम के ही पति पत्नी हो, लेकिन फिर भी जब तक वो फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर लेती तो उम्मीद करती हूँ कि तुम उससे दूर रहोगे, वरना तुम जानते हो कि ये कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगा। अब यहाँ पे यूनशी के दिमाग में वही एक बात आता है, वो कहने लगता है कि अच्छा जब तक वो पूरी तरीके से मास्टरी हासिल ना कर ले बस तब तक के लिए मुझे इंतजार करना है। ठीक है, हो जाएगा। अब तभी पैलेस मिस्ट्रेस बताने लगती है कि पर हाँ बदले में हम तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं, तुम उससे दूर रहोगे और बदले में तुम्हें हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने की आजादी होगी। इवन की जो फॉरबिडन ग्राउंड्स है ना वहाँ पर भी तुम फ्रीली एंटर हो सकते हो, जब चाहे तब, तुम्हारा जब जो मन करे तुम कर सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी कभी जान पे बना आती है और तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ जाते हो ना तो सेक्ट तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। हमारे बस में जो कुछ भी होगा हम तुम्हें बैकअप देने के लिए जरूर करेंगे। अब यहाँ पे पैलेस मिस्ट्रेस कहने लगती है कि मास्टर पर आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं इस पे। जिस पे वो कहने लगती है कि तो यूनशी यही है बस मेरे ऑफर्स जो हम तुम्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, बताओ क्या तुम अब राजी हो हमारे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही हमारे पैलेस के इतिहास के सबसे पहले मेन डिसाइपल बनने के लिए भी। अब यूनशी ये सुनते साथ ही ना किंग यू की तरफ देखता है और फिर मन में कहने लगता है कि अच्छा मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, एक बार ये मास्टरी कर ले फिर तो मतलब हम आजाद है, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, है ना। सच बता रहा हूँ अगर मेरे लिए ऐसा कोई ट्रैप भी होता ना तो सच में मैं जानबूझ के इसमें फंस जाता। अभी यूनशी को इतना सोचता हुआ देखकर जो किंग यू है ना वो भी काफी ज्यादा डेस्परेट थी। अब तभी यहाँ पे यूनशी कहने लगता है कि ठीक है ग्रैंड पैलेस मास्टर मैं तैयार हूँ, और मैं आज से ही अभी से ही बल्कि आपके सेक्ट को ज्वाइन करता हूँ, और आज से इस पैलेस का ऑनर से लेकर इसका डिस्ग्रेस सब कुछ मेरा भी है। अगर कभी हमारे सेक्ट पे खतरा आता है तो वो मैं पहला इंसान होऊंगा जो कि आगे बढ़कर इसका सामना करेगा। ये सुनकर यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी ना वो इमीडिएटली फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल को बाहर निकालती है और उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहती है कि ये हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस का एक बहुत ही यूनिक फ्रोजन क्लाउड सील क्रिस्टल है, और ये हमारे हर एक डिसाइपल के पास मौजूद है, जिसके जरिए से वो लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, और आज से तुम फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के एक ऑफिशियल डिसाइपल भी बन जाते हो। अब यहाँ पे यूनशी के पास वो मार्क चला जाता है, यानी कि वो क्रिस्टल। अब ग्रैंड पैलेस मास्टर का वो शुक्रिया अदा भी करता है, जिसपे वो कहने लगती है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था, सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज की तुम्हारे जैसे एक ग्रेट और काफी ज्यादा यंग जीनियस को हम अपना डिसाइपल बना पाए। और रही बात तुम्हारे सेक्ट ज्वाइनिंग करने की, तो इसके बारे में मैं खुद कल सेक्ट के सारे लोगों के सामने अनाउंस करूंगी। और तभी वो किंग से कहने लगती है कि यूनशी को यहाँ से सीधा फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल की तरफ ले जाए, ताकि जो डिसाइपल इम्प्रिंट का जो हमारा
हमारा एक रिचुअल है उसे वो खुद पूरा कर सके। अब यहाँ पे किंग यू से लेकर सीधा उसी हॉल की तरफ रवाना हो जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों तो चले जाते हैं, लेकिन पैलेस मिस्ट्रेस भाई उनसे रहा नहीं चाहता। वो इमीडिएटली कहने लगती है कि पर मास्टर आखिर क्यों? आपने जो फैसला लिया है ये सच में अनबिलीवेबल है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा अब तक। जस्ट उसके मास्टर बताने लगती है कि यूनशिया, क्या तुम्हें याद है ब्लैक फाइंड एम्पायर के जो हेवन फेटेड वेंडरर है उनके साथ क्या हुआ? तुम्हें याद है कि हमारे एंसेस्टर ने जाने से पहले कौन सी प्रोफेसी अपने पीछे छोड़ी थी? जो सुनते साथ ही वो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी और अगले ही पल कहने लगती है कि कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो जो 1000 ईयर कैलेमिटी है वो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यूनशी और किंग यू को देख पाते हैं, जहाँ पर यूनशी उसी हॉल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो एंसेस्टर मू पिंग यून है वो सर्कुलेशन में अक्सर जाया करती थी। और यहाँ पर हमारे किंग यू को रहने की इजाजत दी गई है क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और यहीं पर वो अपनी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को बहुत ही इजीली और बेहतरीन वे में कल्टीवेट कर सकती है। अब यहाँ पे यूनशी सारा महल देखकर कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो? ये तो काफी ज्यादा शांत है। तो एक बात बताओ, तुम बैठते कहाँ हो, सोती कहाँ हो? वैसे मैं पूछने वाला था कि आखिर ये जो तुम कल्टीवेट कर रही हो इसकी मास्टरी लेवल पे कब पहुंचोगी? जिस पे भाई वो समझ आती है कि ये ठरकी एक नंबर का, ये नहीं सुधरेगा। तो वो बताने लगती है कि मैंने 4 महीने तक कड़ी मेहनत की और मैं बस बेसिक्स तक ही अभी तक पहुंच पाई हूँ, और अगर मुझे मास्टरी लेवल तक पहुंचना है वो भी फुल मास्टरी लेवल पे, तो मेरे ख्याल से कम 6 महीने तो लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ये सुनकर यूनशी कहने लगते है कि क्या इतना लंबा वक्त? अब ये सुनकर किंग यू उसकी तरफ देखती है और यहाँ उसकी आंखें देखकर ही वो समझ जाता है कि भाई बहुत गुस्से में है। तो वो कहने लगता है कि मेरा मतलब का मजाक कर रहा था, वैसे भी हमारा साथ होना ही काफी है ना? अब इसी के साथ ये लोग चलते चलते हेवनली फॉर्म जेड वॉल के पास पहुंच जाते हैं और जिसके बारे में किंग यू उसे बताने लगती है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है, तुम्हें बस अपने पास से वो जो क्राउड सोल क्रिस्टल है उसे बाहर निकालना है जो कि हमारी मिस्ट्रेस ने तुम्हें दिया है। अब यूनशी उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो कि उसके हाथ से बाहर आते साथ ही उस वॉल में जाके फिट हो जाती है जहाँ पर यूनशी का नाम दिखाई देता है। अब यहाँ पे किंग यू बताने लगती है कि अब से तुम्हारा जो सोल एसेंस है वो अपनी पूरी की पूरी इम्प्रिंट को धीरे धीरे करके इस वॉल में छोड़ देगा और जब तक तुम्हें पैलेस से निकाल नहीं दिया जाता या फिर तुम मारे नहीं जाते तब तक ये पूरा का पूरा जो इम्प्रिंट है ये यहीं पर रहेगा और अब से तुम एक ऑफिशियल डिसाइपल भी बन चुके हो। यूनशी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी यहाँ पे किंग यू उसकी तरफ ना एक फॉर्मेशन वॉल को क्रिएट करती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास जो प्रोफाउंड लाइट ऑफ द फ्रोजन क्लाउड आर्ट है ना उसका यूज करो और उसके जरिए से इस हेवनली फॉर्म जेड वॉल को एलिमिनेट करो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो जो फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट विल है ना उसके जो वर्ड्स है वो यहाँ पे अपीयर होंगे। अब ये सुनकर यूनशी से कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि जो एंसेस्टर मू पिंग यून है उनके अलावा सिर्फ मेरी वाइफ किंग यू ही है जिसने की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को न सिर्फ कॉम्प्रहेंड किया है बल्कि मास्टर भी किया है। जिसपे वो शर्माते हुए हमें जवाब देती है। तो यूनशी कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो देखते हैं कि ये जो फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट है ये कितने ज्यादा मुश्किल है मास्टर करने में। अब यहाँ पे यूनशी भी ध्यान लगाना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो आइस पावर को जैसे जैसे फोकस करता है तो कहने लगता है कि आइस जो कि पानी का एक अल्टीमेट स्टेट है और जो अल्टीमेट स्टेट है कोल्ड का भी। अब यहाँ पे जैसे जैसे यूनशी से परफॉर्म करता जाता है ना तो उसका जो एविल गॉड वाटर सीड है ना उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आने लगती है जैसे कि यहाँ पे जैस्मिन देख लेती है। अब तभी यहाँ पे यूनशी एक आइस स्प्लिट को फॉर्म करता है जो कि एक आइस फिनिक्स जैसा दिख रहा था, जिसे देखते साथ ही किंग यू खुद भी स्पीचलेस हो चुकी थी और कहने लगती है कि क्या इतनी जल्दी? मुझे तो इस फर्स्ट लेवल को कॉम्प्रहेंड करने में 4 महीने लग गए थे। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का ये लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए और तुमने इतनी जल्दी कर लिया। मानना पड़ेगा तुम एक्चुअली में एक जीनियस हो। तभी जैस्मिन स्माइल करती है और कहने लगती है कि हाँ, और साथ ही बहुत ज्यादा लकी भी है। आफ्टर ऑल एक इविल गॉड का वाटर सीड और ड्रैगन सोल, वो भी किसी आम ड्रैगन का नहीं बल्कि ड्रैगन गॉड का ड्रैगन सोल, इन दोनों चीजों को मिलाकर उसके पास ऑलरेडी बाकी सबके मुकाबले काफी ज्यादा एडवांटेज है। तो जाहिर है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके यूनशी और ज्यादा मास्टरी हासिल करने लगता है। वो लेवल 1 के और ज्यादा डीप में पहुंच चुका था जिसके चलते किंग यू यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे और कहने लगती है कि ये इंसान कभी भी चूकता नहीं है, न जाने कितने सारे इसके पास सीक्रेट्स होंगे, ये हमेशा मुझे हैरान करके छोड़ देता है। अब यूनशी की ताकत को देख कर ना किंग यू बस उसे निहारती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे उसी अधमरे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कौन है ये तुम्हें वीडियो में आगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ पे बेचारा लंगड़ाते हुए अपने ठिकाने के पास पहुंच जाता है। इस दौरान उसके बॉडी से काफी अमाउंट में खून निकल रहा था लेकिन बेचारा जख्मी हालत में फिर भी चलना नहीं रोकता और चलते चलते वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि वहीं पे मुंह के बल गिर पड़ता है। अब तभी क्लोजअप से जब देखते हैं तो पता ये लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जियो चेंग है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो अधमरी हालत में कहने लगता है कि मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता, यूनशी को मारे बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे जिंदा रहना ही होगा। अब ये कहते हुए वो खुद को संभालता है और वापस अपने पैरों के बल खड़े होने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस केव के पास पहुंचने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मुझे अपना बदला लेना है, बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब तभी जो डेविल्स केव था उसके अंदर से एक बंदे की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि इतना पावरफुल रिसेंटमेंट, इतना पावरफुल ऑब्सेशन मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। अब तो मुझे भी जानना है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स की मदद से ना सीधा उसे हवा में उठा लेता है। तभी जियो चेंग कहने लगता है कि क्या तुम वही हो जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ। और तभी अपने पास से वो उस
की को बाहर निकालता है। अब अंदर से यानी कि केव के अंदर से आवाज आती है और वो हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली लगता है कि हेवेंस आज मुझ पर मेहरबान हो चुका है। मैंने हजारों सालों से इंतजार किया इस दिन का और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं वापस से आजाद हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने टेंटिकल की मदद से ज्यूचंग को जकड़ते साथ ही उसे केव के अंदर घसीट लेता है। और बस इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है क्योंकि उस फ्रोजन इमोर्टल क्लाउड पैलेस के अंदर अपना युनशी इकलौता मेल पर्सन पहुंच जाता है। बाकी सारी फीमेल डिसाइपल्स का आखिर उसे देखकर क्या रिएक्शन होता है और साथ ही युनशी अपनी ठरक को कैसे कंट्रोल करता है, ये सारी देखने वाली बात होगी। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो तुम्हें जरा भी पसंद आई है, हालांकि मेरी आवाज की तो वही ऐसी की तैसी हो चुकी है, बट होपफुली कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो यार तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो क्या कर रही हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी सारी चीजें यार मैं फिर कभी बता दूंगी। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हुआ है, बट स्टिल ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं यार, रेजिस्ट कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। तो तुम्हें थोड़ा अपना साथ दे देना। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत ही जल्द चैनल में देखने को तुम्हें मिल जाएगी। तो मिलते हैं मैं तुमसे ग्रेट रूलर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।